नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम लोग एक ऐसे फंड के बारे में बातचीत करेंगे जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब ये फंड हमने इसलिए चुना आज बातचीत करने के लिए कि जब बाजार एकदम काफ़ी तेज़ी सर पर दौड़ा जा रहा हो तो अलग अलग पॉकेट्स में ढूंढना कि किस तरीके की वैल्यूएशंस हैं, क्या मार्केट बहुत महंगा तो नहीं हो गया है, न्यू हाई के बाद कहाँ जाएगा। ऐसे कन्फ्यूज़न में अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जहाँ पे लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और एक मिक्स हो जहाँ पे बेटर वैल्यू आपको मिल सके, तो उस पे बातचीत हमने सोचा आज करनी चाहिए। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं आदित्य खेमानी, वो हमारे साथ जुड़े। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारे इन्वेस्टर ये हमेशा सोचते रहते हैं कि सबसे बढ़िया वाले स्टॉक ढूंढ लें, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि बढ़िया में मतलब अल्ट्रा कैप में जाएँ, लार्ज कैप में जाएँ या मिड कैप में जाएँ, चूँकि पैसे थोड़े से ही होते हैं तो सब तो ले नहीं सकते हैं। तो उसका एक तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं जहां पे आपको सब कुछ कम पैसे में मिल सकता है। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। तो लेकिन इससे पहले कि हम फंड में ज़्यादा डिटेलिंग करें, पहले मैं तो ये समझना चाहता हूँ, क्या आपको बाजार इस समय महंगा लग रहा है? देखिए नीरज जी, महंगा या सस्ता बहुत रिलेटिव टर्म्स होते हैं। पी के बेसिस पे देखेंगे, लास्ट 10 साल का मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस में 20-21 टाइम रहा है, 19-20 टाइम रहा है। तो आज के दिन 21 टाइम मल्टीपल है 1 ईयर फॉरवर्ड। लास्ट 10 ईयर हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा रेंज से हल्का सा ज्यादा है, बट ओवरऑल बेसिस मार्केट सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है। इट इज एडिक्वेटली प्राइस मैं बोलूंगा। बट अगेन मार्केट के इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। भले यू हैव लॉट ऑफ पॉकेट जहां पे वैल्यू आज भी है, तो मार्केट्स इन ऑल लुक गुड फ्रॉम अ 12 मंथ 24 मंथ पर्सपेक्टिव। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लास्ट 1 साल एक मैक्रो वीकनेस के दौर से गुजर रहे थे, जहां भी अभी माइक्रो वीकनेस थोड़ा दिख रहा है हमें क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनियों की। बट लास्ट 3 महीने में इंडिया का मैक्रो काफी इंप्रूव हुआ है। सो ये मैक्रो जब इंप्रूव होता है, धीरे धीरे आप देखते हो माइक्रो भी इंप्रूव हो जाता है। कंपनीज की रिजल्ट में भी सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर विल स्टार्ट इंप्रूविंग। सो जब वैसा दौर गुजरता है, सो मार्केट विल नेवर बी चीप। बिकॉज ये कहना है कि जब बहुत खराब से चीज थोड़ी कम खराब होती है, मार्केट जल्दी से प्राइस कर लेती है उसको। दैट्स व्हाई हम देखेंगे लास्ट 1 महीने में मार्केट हैज डन वेरी वेल। एंड I mean, if you look at flows also, foreign investors, people have been surprised how much money foreign investors have put into India last 1.5 month. So, I mean, on an overall basis, I think एक stock picker market है, but overall macro construct positive है. So, market should give good decent returns over the next 1 year, 2 year. Would be the construct of the portfolio we are constructing. ओके, अरे एक सवाल और मार्केट में, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये बात सही है कि ओवरऑल इंडिया का मार्केट एक अलग जोन में है, अलग ट्रेजेक्ट्री में है। उसके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं या ट्रिगर्स हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं। ग्लोबल देखते हैं तो फिर वो एक दूसरी कहानी दिखने लगती है। हमारे लिए अगर हम इसको एक मान लें कि जैसे आपने कहा, एक बहुत ख़राब से थोड़ा ख़राब ठीक हुआ थोड़ा, तो मार्केट प्राइसिंग करने लगता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हेडविंड्स होंगे जो एक रिस्क फैक्टर क्रिएट करते होंगे मार्केट के लिए, क्योंकि अब दुनिया से हम अछूते तो रह नहीं सकते हैं। आपके हिसाब से क्या रिस्क फैक्टर है वो? नहीं नीरज जी, देखिएगा, क्योंकि इंडिया कमोडिटीज काफी इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल 80% इंपोर्ट करता है। तो आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे, जब भी ग्लोबल कमोडिटी बहुत स्ट्रांग रही है, इंडिया डोमेस्टिक मैक्रो हैज नॉट डन वेरी वेल। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम I would say India is a very good situation. अब यूएस देखोगे, यूरोप देखोगे, डेवलप मार्केट देखोगे, they are not doing as well. And उम्मीद है कि अगले 3-6 महीने वहां पे इकोनॉमी थोड़ी और वीक होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अभी भी इन्फ्लेशन 4.5-5% के आसपास है। फेड रेट साइकिल अभी जो कि खत्म ही नहीं हुआ वहां पे, जो कि इंडिया में खत्म हो गया। सो एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-2 क्वार्टर में आपको ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी और वीकनेस दिखेगी। जब वो होता है तो कमोडिटी प्राइसेस कंट्रोल में रहती है, एंड कमोडिटी प्राइसेस कंट्रोल में रहना इज गुड फॉर इंडिया मैक्रो। सो दैट इज व्हाई आई वुड से इंडियन मैक्रो इज वेरी वेल प्लेस्ड ऑन एन ओवरऑल बेसिस। इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन देखिए, आज भी आरबीआई का, आज एमपीसी का टारगेट आया
5.1% का टारगेट है इस साल का। इंडिया एज अ कंट्री हमेशा 4 से 5-6% तो इन्फ्लेशन हमेशा रहा है, तो इट इज नॉट अवे फ्रॉम इट लॉन्गर टर्म रेंज, विच मीन्स कि आरबीआई को बहुत कुछ नहीं करने का जरूरत है। वॉट एवर एक्शन दे हैव टेकन इज सफिशिएंट टू टेम द इन्फ्लेशन। सो रिस्क रहेंगी ऑब्वियसली, लाइक सेंट्रल इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर May 2024 में, एंड वॉट एवर said and done, central election is a big event for economy as well as the Indian market. And we had seen earlier also that even though expectation right now is that a BJP government, NDA government will come back to power with majority, but having said that, anything can happen. And we all saw that what happened to Karnataka election. So, I mean, as a investor, you would want certainty and stability. So you would want the current government to again come back to power for stability of policies and everything. But that remains one of the risk, I would say. The other risk, obviously, crude अभी $75-80 के रेंज में है. This is a comfort zone as far as overall India is concerned. But again वो $100 जाता है तो बहुत सारे चीज जो मैक्रो आज के दिन अच्छी लग रही है वो खराब दिखने लग जाता है. So any geopolitical risk which leads to high commodity price could be a concern. तो शॉर्ट टर्म में तो यही दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कुछ खास वो नहीं दिख रहा है. ओके हाँ, ये बात तो सही है कि जो एक्सटर्नल है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें बेयर करना पड़ेगा. लेकिन डोमेस्टिक क्यूज बहुत पॉजिटिव हैं और इकॉनमी अच्छी चल रही है. अब आते हैं अब आपके फंड पे, लार्ज एंड मिड कैप फंड. एक तो नाम से लग रहा है कि इसमें लार्ज और मिड कैप दोनों होंगे. क्या कॉन्सेप्ट है इस फंड का और किस तरीके की थीम्स को आप चुनते हैं इसमें? पहला तो नीरज जी, हमने जब ये फंड लॉन्च किया था 3 साल पहले, ये फंड का हमने टैगलाइन रखा था टुडेज एंड टुमारोज लीडर इन वन फंड. तो हमारा मानना था कि हम डिस्ट्रप्शन एक पार्ट एंड पार्सल हो गया हमारे लाइफ में. हम लास्ट 5-6 साल ही देखेंगे. डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हुआ डीमॉन से, उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन आया, फिर आईएलएफएस क्राइसिस आया, फिर कोविड आया, फिर लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन हुआ. तो ऐसा देखने में आया है कि जब भी खराब टाइम आती है, गुड कंपनीज, लीडर कंपनीज आर द बेस्ट पोजिशन. वो खराब टाइम पे उनको ये चिंता नहीं रहती है कि एम्प्लॉयज को सैलरी देना है या रेंट देना है. They make themselves stronger in a downturn. So one big positioning of our fund is that we will have a large allocation to companies who are leaders. So if I give numbers, 45% allocation उन कंपनियों में है जो कि नंबर 1 है अपने रिस्पेक्टिव स्पेस में, एंड अराउंड 70% एलोकेशन उन कंपनियों में है जो कि टॉप 3 में है अपने रिस्पेक्टिव स्पेस में. सो दैट इज वन बिग पोजिशनिंग हमारे फंड का. दैट्स व्हाई it is called a leaderful portfolio. पहला तो ये. दूसरा, एक ट्रू टू लेबल मल्टी कैप. आई थिंक इफ वी सी लॉन्गर टर्म मार्केट निफ्टी हम देखेंगे तो 12-13% कैगर रिटर्न दी है. 5 साल ले लीजिए आप, 10 साल ले लीजिए, 15 साल ले लीजिए. और थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिया है, 15-16% का रिटर्न दिया है. सो पहला क्वेश्चन, जैसे आपने अपने ओपनिंग कमेंट में दिया, पहला क्वेश्चन इन्वेस्टर के पास रहता है कि मैं पहले मार्केट में पैसे डालूं कि नहीं डालूं. जब वो डिसाइड कर लेता है डालने का है, फिर वो डिसाइड करता है कहाँ डालूं. लार्ज कैप डालूं, मिड कैप में डालूं, स्मॉल कैप में डालूं. सो ही इज नॉट एबल टू डिसाइड. एंड हिस्ट्री टेल्स अस दैट एज इन्वेस्टर्स वी विल नेवर बी एबल टू प्रिडिक्ट करेक्टली दैट नेक्स्ट 1 साल में लार्ज कैप अच्छी करेगी या मिड कैप अच्छी करेगी. बट एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हमें रखना चाहिए जहां भी लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है. तो दैट्स व्हाई वी हैड कंस्ट्रक्टेड दिस पोर्टफोलियो, एक ऑप्टिमल बैलेंस लार्ज, मिड एंड स्मॉल के तरफ. तो टुडे भी हम देखेंगे इसमें 45% लार्ज कैप है, 35% मिड कैप है और 20% स्मॉल कैप है. So it is very finely balanced between the 3 market capitalization of the market. क्योंकि लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देती है थोड़ी खराब टाइम पे, और मिड कैप आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में. सो वी थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जो कि लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों केटर करता है. इवन दो द नेम सजेस्ट इट्स अ लार्ज मिड कैप फंड, बट इस तीन प्रेजेंट है. आदित्य, अब राइजिंग स्टार्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देते. सॉरी नीरज जी, मैं आपने कहा कि आप के पोर्टफोलियो में ज्यादातर वो स्टॉक हैं जो लीडर्स हैं या टॉप 3 में कम से कम है. तो जो बेचारे राइजिंग स्टार्स आते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वो लोग ग्रोथ की प्रॉमिस लेके आते हैं, उनको आप लोग ज्यादा भाव नहीं देते क्या? उनसे दूर रहते हैं?
पहले सक्सेस दिखाओ फिर आएंगे। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला 35% मिड कैप है, 20% स्मॉल कैप है, तो 55% मिड है। तो इसमें भी हम एक्सपोजर उन कंपनियों में बनाते हैं जो कि टॉप 1 to 3 है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में देखा गया है कि अगर ये मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बनेगी तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहेगा? तो कंपनी जो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, तो नंबर 5, नंबर 6 आप चूज करोगे तो चांसेस आपके सक्सेस के थोड़ी कम हो जाते हैं। तो वहां पे सक्सेस रेट थोड़ा कम हो सकता है। या 5 स्टॉक डिसाइड करोगे, मे बी 2 नहीं चले, 2 का परफॉर्मेंस नहीं रहा अच्छा, तो दैट्स व्हाई a more predictable strategy, more longer term successful strategies, bet on the leaders, bet on today's leader in mid cap space also। जैसे कि आप बहुत सारे स्पेस देखोगे, टाइल्स ले लो, डायग्नोस्टिक ले लो, हॉस्पिटल ले लो, QSR ले लो, इसमें बिगेस्ट कंपनी स्टिल अ मिड कैप। अगर आपको रनवे दिखता है ग्रोथ का, तो आप वो लीडर के थ्रू खेलिए ना, क्योंकि वो लीडर ने ऑलरेडी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि दे हैव बिकम लीडर्स ड्यू टू one is that, and as I said, 30% exposure is beyond top 3 companies who are beyond top 3 in their respective sector, so some bit of play हम उसके थ्रू करना चाहते हैं, but majority positioning लीडर कंपनी की तरफ रहेगा। नीरज जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो हम बातचीत करेंगे किन किन सेक्टर्स पे उनकी नजर है और फार्मा सेक्टर पे खास तौर पे क्यों इतना बुलिश है। आदित्य जी, पर फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, जिसमें एक कॉम्बो मिलता है आपको छोटे और बड़े दोनों तरीके के स्टॉक्स में। और अब हम बातचीत करेंगे किन सेक्टर्स पे उनकी बुलिशनेस ज़्यादा है। आपके जो टॉप 10 सेक्टर्स हैं उसमें से 3rd नंबर पे है हेल्थ केयर, और टॉप होल्डिंग में नंबर 1 पे है हेल्थ केयर का स्टॉक। बहुत ज़्यादा फोकस है क्या हेल्थ केयर सर्विसेज पर? नीरज जी, अगेन अगर मैं नंबर बोलूं तो हेल्थ केयर अराउंड 16-17% फंड का है। तो मैं हेल्थ केयर को एक प्रॉक्सी टू कंजम्पशन सेक्टर देखता हूँ। कंजम्पशन में प्रॉब्लम क्या है कि सपोज इन्फ्लेशन, लास्ट 1 साल हमने देखा इन्फ्लेशन रैम्पेंट रहा है, तो लोगों के पॉकेट में सेविंग्स कम हो गई, तो हम देख रहे हैं कंजम्पशन इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर में हमने देखा। मार्च क्वार्टर रिजल्ट आई, काफी सेक्टर में कंजम्पशन में आपने इम्पैक्ट देखा, आईटी में इम्पैक्ट देखा, क्योंकि ग्लोबल डिमांड अगेन वीक हो गई है। पर हेल्थ केयर एक ऐसा नॉन डिफेंसिव सेक्टर है, ऐसा नॉन रिसेशनरी सेक्टर है, जो खराब टाइम हो अच्छे टाइम हो, सेक्टर कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत डिटोरेट नहीं करती है। इसलिए आपने कोविड में तो बहुत अच्छा किया है इन कंपनियों ने। अभी भी आप मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, pharma companies have done well. So it is a proxy play on India consumption story, I would say, Neeraj ji. दूसरा ये non recessionary demand है, so that's why I think longer term ये सेक्टर आपको 13 से 15% रिटर्न अर्निंग ग्रोथ देगी लॉन्गर टर्म। ये जो फार्मा सेक्टर है ना, ये आप इसको ब्रॉडर नाम दें हेल्थ केयर सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मोटे तौर पर अगर इसको हम 3 हिस्सों में बांटें कि एक है जो मेडिसिन में है, उसमें भी एक है जिनकी फॉरेन डिपेंडेंसी ज़्यादा और एक है डोमेस्टिक प्लेयर। दूसरा आपका आता है जो क्रैम्स वाले काम करते जो प्लेटफॉर्म है, और तीसरा आता है जो पैथोलॉजी है, हॉस्पिटल लैब है, ये वाले हैं। इन तीनों को अलग अलग देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें सबकी डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। क्योंकि जिसकी डिपेंडेंसी यूएस में बहुत है उसका परफॉर्मेंस और जिसकी डोमेस्टिक उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होगा। ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी है। हॉस्पिटल में या फिर पैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो एक बड़ा सिक्लिकल प्ले भी वहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे पैथ लैब में एक बहुत सिक्लिकल प्ले हो गया इस समय। तो इसको कैसे आप लोग अलग अलग करते हैं? बहुत सही कहा आपने नीरज जी। इसलिए आप देखोगे ये फंड में जैसे हेल्थ केयर 16-17% है, बट इसमें 2 हॉस्पिटल 10% वेटेज है, और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है जो कि 4% वेटेज है, और एक डोमेस्टिक फार्मेसी रिटेलर है जो कि 2-2.5% वेटेज है। सो जैसे आपने कहा, मैं उन कंपनियों में फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आता है, जो इंडियन कंज्यूमर के थ्रू उनको रेवेन्यू आता है। जैसे हॉस्पिटल 100% रेवेन्यू इंडिया से आता है। फार्मा कंपनी में अगेन मैं उन कंपनियों में पोजीशन कर रहा हूँ जहाँ पे इंडिया में उसकी रेवेन्यू आती है, ना कि एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज, बिकॉज अगेन एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज
गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, वहाँ प्राइसिंग प्रेशर है, इंडियन मार्केट एक ब्रांडेड जेनेरिक मार्केट है, प्राइसिंग पावर है उनके पास। तीसरा आपने बोला क्रैम्स और ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सब कंपनी आई मीन पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, बट लॉन्गर टर्म एक अट्रैक्टिव बेट है। सो एज ऑफ नाउ कंपनीज जहां मैं पोजीशन कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक फार्मा चेन से कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल से लेके फार्मेसी रिटेलर से डोमेस्टिक फार्मा कंपनी। ओके, एक और सेक्टर है जिसमें कंसेंसस या थोड़ा सा और इजी वे कहें तो क्राउडेड ट्रेड है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का। सारे फंड, सारे एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, इंडिविजुअल, कोई बचा नहीं होगा जिसने बैंकिंग और फाइनेंशियल में निवेश ना किया, और आपका भी, सारे लोगों का ही होता है। अब जब हम इस जंक्चर पे खड़े जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होना शुरू हुई है, जून का लेटेस्ट फोर्टनाइटली डेटा ये शो करता है कि हल्की स्लो डाउन आ रही है, और जो बड़े वाले बैंक हैं वो काफ़ी रनअप दिखा चुके हैं। स्टिल बुलिश हैं आप उसमें? नीरज जी, अगेन हम अगर मार्केट को ब्रेकअप करें डिफरेंट सेक्टर में और कहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, सो अभी भी अगर हम बैंकिंग लेंगे, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग लेंगे, ये एक स्पेस है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। आप देखोगे बैंक्स अवेलेबल है 1.5 टाइम प्राइस टू बुक, 2 टाइम प्राइस टू बुक, बैंक्स अवेलेबल है 12 टाइम फॉरवर्ड पी, 10 टाइम्स फॉरवर्ड पी। तो वैल्यूएशन ये सेक्टर में काफी अट्रैक्टिव है मेरे इन माय व्यू। एंड फंडामेंटल हम क्रेडिट साइकिल देखेंगे, बैलेंस शीट टुडे, बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स इज द बेस्ट दे हैव बीन इन द लास्ट 10 ईयर। सो वी आर नॉट सीइंग एनी स्ट्रेस एज ऑफ नाउ। हाँ, थोड़ा बहुत इनके मार्जिन प्रेशर दिखेंगे आने के 2-3 क्वार्टर में, बिकॉज लास्ट 1 ईयर जो कि इनके नेम्स इंक्रीज आया है वो that was not expected, वो repo rate से linkage के कारण। So you will see slowdown in earning growth, but still view is that इनके earning growth 13 से 15% रहेंगे for the good quality banks, and valuation being comfortable, they should at least compound at 13-15%. and अगर थोड़ा बहुत re-rating होता है तो आपको 18 से 20% रिटर्न दे सकती है। So I would say that overall it is a safe bet to still invest in financial and expecting 15% kind of return. But नीरज जी, आप देखोगे अगर फंड आप 6 महीने पहले उठा के देखते तो एक्सपोजर टू बैंकिंग वुड हैव बीन मोर। तो लास्ट 3-4 महीने में हमने बैंकिंग से थोड़ा एक्सपोजर कम किया है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आपने कहा कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आ सकता है। तो मे बी अब ये सेक्टर में आपको 25-30% रिटर्न नहीं बनेगा, मे बी 15% रिटर्न बन सकता है। एग्जैक्टली मैं उसको देख भी रहा हूँ कि एक टॉप बैंक आपके एग्जिट लिस्ट में शामिल है। उस एग्जिट लिस्ट में कुछ एक लीडर्स से भी आप बाहर निकल गए हैं, वो रीजन क्या है? मैं जैसे कैपिटल गुड्स में या कंजम्पशन जो डेली लाइफ कंजम्पशन की है, या एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड कैपिटल गुड्स कंपनी है, उसमें से आपने एग्जिट ले लिया? नहीं, देखिए सर, लीडर इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। लीडर इज नॉट, बीइंग अ लीडर इज नॉट अ नेसेसरी। ऐसा नहीं है लीडर है तो मैं उसको लूंगा ही, क्योंकि बहुत सारे स्पेसेस है मार्केट में, मैं सबके लीडर्स तो नहीं ले सकता हूँ ना। सो लुकिंग एट द फंडामेंटल, लुकिंग एट द आउटलुक ऑफ अर्निंग ग्रोथ, लुकिंग एट कहाँ वैल्यूएशन है आज के दिन, लुकिंग एट कैसा स्टॉक किया है लास्ट 12-18 महीने में। सो अकॉर्डिंगली जब आप स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट करते हो, बट लीडर तो बहुत सब सेक्टर में लीडर है, बट सब सेक्टर के तो लीडर नहीं रह सकते हैं ना फंड में अपने। ओके, आईटी में आप अंडरवेट क्यों है अभी भी? अगेन नीरज जी, जैसा मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में दिया, दैट ग्लोबल इकोनॉमीज स्टिल गोइंग थ्रू पेन। अभी भी वहां पे इन्फ्लेशन 4.5-5% इन्फ्लेशन है, बट दोज इकोनॉमीज आर यूज्ड टू 2% इन्फ्लेशन। अभी भी वहां पे रेट इंक्रीज साइकिल खत्म नहीं हुआ है। There could be one more rate hike in June. So वो सब डेवलप मार्केट इकोनॉमी में अभी तक पेन हमें दिखा नहीं है। सो मेरा मानना है कि अगले 1-2 क्वार्टर में आपको फंडामेंटल थोड़े डिटोरेट होते हुए दिखेगा ग्लोबल इकोनॉमी में। एंड आईटी जो कि 100% 80-90%, 90% रेवेन्यू डेवलप मार्केट से आता है, will not be immune to that. So my feel is that you can get a better entry point in a lot of these stocks. But having said that, large cap IT today is much more attractive than what it was 1 year back.
तो आप देखोगे दैट आईटी में मैंने अंडरवेट, पहले 700 बेसिस पॉइंट अंडरवेट होता था, तो आज के दिन अंडरवेट 3-4% ही है। तो मैंने 3-4% एक्सपोजर आईटी में बढ़ाया है, क्योंकि लार्ज कैप आईटी अभी भी लगता है। इवन दो मिड कैप आईटी, आई फाइंड द वैल्यूएशन टू हाई एट दिस जंक्चर एंड दे आर नॉट प्राइसिंग इन फ्रेंजी। वहां पे मिड कैप आईटी में फ्रेंजी है, इसमें कोई शक नहीं। आदित्य, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। बहुत सारे लोग हम लोगों से भी सवाल पूछते हैं कि अगर वो एआई थीम वाले स्टॉक को खरीदना चाहें तो हम तो समझ में नहीं आता मैं कौन सा बताऊं, इंडिया में तो कुछ मुझे नहीं समझ में आता। आपका इस फंड का अगर कोई इन्वेस्टर है पोटेंशियल, तो आप लोग उस थीम को कैसे गेज करेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है नीरज जी। एज ऑफ नाउ अगर इंडिया में आपको एआई थीम खेलना है तो है ही नहीं स्टॉक आपको खेलने के लिए, तो आपको ग्लोबल स्टॉक लेने पड़ेंगे। ग्लोबल मार्केट में यूएस में काफी स्टॉक्स है जिस आप खेल सकते हो एआई थीम। तो टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी ओनली, हमने 3-4 महीने पहले अप्रूवल लिया है कि अप टू 10% ऑफ फंड वी कैन इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, बट ड्यू टू सम लिमिट इन टर्म्स ऑफ एएमसी, कितना एक्सपोजर बाहर की कंपनी में ले सकता है एज एन एएमसी, लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं ले सक रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ प्योर प्ले एआई खेलने के लिए आई डोंट थिंक सो देयर आर स्टॉक्स इन इंडिया। तो वो आपको खेलना है तो आपको इंडिया के बाहर ही लिस्टेड कंपनियों में लेना पड़ेगा स्टेक। ओके आदित्य जी, बहुत दिलचस्प बातचीत रही और बहुत सारी क्लैरिटी रही। और इंटरेस्टिंग ये था कि हेल्थ केयर एज ए कंजम्पशन थीम मान के बड़ा एक्सपोजर आपने इसमें ले रखा है और बहुत ही पिक एंड चूज वाली बात उसमें देखने को मिल रही है। एक जेनरिक बाइंग नहीं है कि कुछ भी फार्मा में खरीद लिया गया है। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग भी इस शो को देख रहे हैं वो इस फंड को देख सकते हैं, अगर उनका मन करे, उनको समझ में आए तो वो इस पर निवेश भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी।